साफ़ी तज्जिया कर सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, इस पर तो हम बाद में आते हैं जी कि अमेरिका ईरान के दरमियान जो कशीदगी है इसका इस रीजन पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं सवाल वो आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जो हमेशा ड्रोन हमलों की मुखालफत करते थे, अपोजिशन में रहते हुए बड़ा ललकारते थे और डॉलर के पुजारी कहते थे हुकूमतों को, और आज जब से ये वाक़या हुआ है अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल को जो मारा गया है, इस पर आपको खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की खामोशी कोई मसलहत लगती है, कोई वजह समझ में आती है? जो कहते थे कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो अमरीकी ड्रोन तैयारों को मार गिराएंगे, कोई एक मजम्मती बयान अल्फाज प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से नहीं निकले? नहीं, खैर एक तो दोनों में फ़र्क भी है। वो ड्रोन हमले पाकिस्तान में हो रहे थे और ये ड्रोन हमला इराक़ में हुआ है, जिधर अमरीकी पहले से मौजूद है। उसका बुनियादी तौर पर इंतज़ाम और कंट्रोल अमरीका के कब्ज़े में है। दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले होते थे तो उसमें पाकिस्तानी सरज़मीन पे होते थे और पाकिस्तानी निशाना बनते थे, और जो इराक़ी सरज़मीन पे हुआ है उसमें एक ईरानी जनरल निशाना बने हैं। तो दोनों का तो कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता। फिर उसमें एक बड़ी बात ये भी थी कि पाकिस्तान में जो हो रहे थे वो पाकिस्तानी हुक्मरानों के एक अप्रूवल से हो रहे थे, और बाद में तो परवेज़ मुशर्रफ ने साबित भी वो तो वाज़े भी हो गई कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इजाज़त दी थी और बाकायदा शमसी एयरबेस से वो उड़ते थे। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान उस वक़्त एक दोगलेपन से काम ले रहे थे और वो कौम को ये बता रहे थे कि जैसे ये हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहे हैं और हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में तब्दीली की बात है तो उसकी एक बुनियादी वजह तो ये है, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में इसलिए अमूमन हमें मार पड़ जाती है कि सफारतकारी है ग्रे एरियाज़ का मामला, इसमें कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में कंट्रोल उन लोगों के हाथ में होता है जो ब्लैक एंड वाइट में सोचते हैं, और इमरान खान साहब भी चूँकि उन लोगों के ज़ेर तरबियत भी रहे हैं और ज़ेर असर भी रहे हैं, वो माजी में एक एक्सट्रीम पे ब्लैक एंड वाइट अंदाज में एक्सट्रीम स्टैंड लेते रहे, और अब जब वो हुक्मरान बने हैं तो उनकी आंखें खुल गई हैं, तो वो एक दूसरे एक्सट्रीम पे उसी ब्लैक एंड वाइट अंदाज में वो स्टैंड ले रहे हैं। मसलन पहले वो ये कह रहे थे कि जी अमेरिका से तो कोई बात नहीं होनी चाहिए और ममोले को शाहीन से लड़ा देना चाहिए। फिर जब अब यहाँ पे आ गए तो ट्रंप साहब ने एक मुलाकात की दावत क्या दी कि वो इतने दूसरे एक्सट्रीम पे गए कि वो चीन के भी कंसर्न पैदा हो गए, बाकी दोस्त भी हमारे शाकी हो गए। इसी तरह सऊदी अरब के मामले में कभी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, ईरान चले जाते हैं तो ईरान से वापस आते हुए ईरान में बैठ के ये बयान दे देते हैं कि जी पाकिस्तानी सरजमीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। तो मेरे ख़्याल में बुनियादी एक वजह ये है कि इमरान खान साहब हुक्मरान बनने के बाद भी अभी तक सिफारती लैंग्वेज को भी नहीं समझते और सिफारती रमूज़ को भी नहीं समझते, और ये भी इदराक अभी तक उनको नहीं है कि ये ब्लैक एंड वाइट का मामला नहीं होता। सियासत और सफारत में सारे मामलात ग्रे एरियाज में होते हैं। अच्छा साफ़ी साहब, आप जरा आ जाते हैं कि सारी सूरत हाल में पाकिस्तान से महफूज रह सकता है। 2016 में जब हमारी पार्लियामेंट ने फैसला किया था कि यमन के खिलाफ जंग में हम सऊदी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो आपको भी याद है कि मुत्तहदा अरब अमारात के साथ हमारे ताल्लुकात भी ख़राब हो गए थे। अब जिस तरीके से ठीक हो रहे हैं, जिस वजह से हो रहे हैं, सब जानते हैं। तो अब इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान न्यूट्रल कैसे रह सकता है? एक तरफ हमारा ईरान भी हमारा हमसाया मुल्क है, और दूसरी तरफ आप देखें कि सऊदी अरब वो अमेरिका का इत्तेहादी है, इसराइल को आप देख लें, उनके मामलात उनके साथ, सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात। तो हम एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरब है जो ईरान के खिलाफ अमेरिका का इत्तेहादी है। हमें कैसे डिफाइन करना है कि हम न्यूट्रल हैं? देखिए शाजिया, ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि हमारे सामने पेश किया जा रहा है न्यूट्रल रहना। देखें, ओमान एक बहुत छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान की बनिस्बत। आप आबादी देखें, आप पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। ओमान एक तरफ अरब मुल्क है जो कि सऊदी बॉर्डर पे है, और दूसरी तरफ आप देखें तो ईरान के साथ उसका समंदरी बॉर्डर लगा हुआ है। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ओमान ने आज तक ना तो सऊदी अरब को नाराज़ किया है और ना तो ईरान को नाराज़ किया है, और दोनों के साथ उनके बड़े खुशगवार ताल्लुकात भी रहे हैं।
اچھا ओमान के अंदर अगर आप जाएं तो उधर ये फ़िक़ही तफरीक भी बहुत ज़्यादा है। उधर बाकी अरब ममालिक की तरह किसी एक फ़िक़ा के लोग नहीं है, वहाँ आबाजी हैं, वहाँ शिया हैं, वहाँ सुन्नी है। तो अगर ओमान जैसा मुल्क अपने आप को कि यूएई से भी उसका बॉर्डर लगा हुआ है और सऊदी अरब से भी लगा हुआ है और ईरान से, यानी तीनों के दरमियान में गिरा हुआ है, वो अगर अपने आप को बचा के रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते। हमारा एक मसला खुसूसन इस दौर में हमें ये नज़र आ रहा है कि हम अपने दुनिया के साथ डील करते हुए आप अपनी कमज़ोरियों को सामने नहीं रखते, आप अपनी कमज़ोरियों को छुपाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को सामने लाते हैं और उसकी बुनियाद पे उनसे डील करते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स का जिक्र करते हैं, लेकिन दुनिया से डील करते वक्त फिर उनके एहसानात को तो याद रखते हैं, उनके स्ट्रेंथ्स को तो याद रखते हैं। मसलन हम सऊदी अरब, क्या सऊदी अरब ठीक है, हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट मुल्क है, हमारा बहुत अहम दोस्त है, हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन क्या हम सऊदी अरब के ग़ुलाम हैं? सऊदी अरब पे मसलन सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी के लिए इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी में कोई दूसरा मुल्क कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी के लिए एक अमेरिका का मोहताज है, दूसरा पाकिस्तान का मोहताज है। लेकिन इस वक्त भी हमारे जनाब शरीफ का सामना हुआ है, सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया है। जी, जब हमें माशी बहरान का सामना हुआ है, सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया है, और जब उसे दिफाई बहरान का सामना हुआ है तो हमने उसका साथ दिया है। हम अमेरिका के, पाकिस्तान आज अगर माशी लिहाज से कमज़ोर है तो आज से 20, 30, 40 साल पहले तो इससे भी ज़्यादा कमज़ोर था। हम अमेरिका के इत्तेहादी रहे, यहाँ पे अमेरिकी अड्डे रहे, हमने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, अमेरिका ने सारी जंग हमारी सरजमीन से लड़ी है, सही, लेकिन हमने ये इंश्योर कराया उस कमज़ोर पाकिस्तान ने कि कभी चीन के मामले में पाकिस्तान ना तो फरीक बना और ना तो अपनी सरजमीन को कभी चीन के खिलाफ इस्तेमाल होने दिया, ना कभी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने दिया। तो क्या उस पे अमेरिका हमारा दुश्मन बन गया कि नहीं, आप जो है अगर सोवियत यूनियन में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं तो आप ईरान के खिलाफ भी हमारे साथ करें और वहाँ पे करें। इसलिए इसको इतना बड़ा अपने लिए इस पे हमें हवासबाख्ता नहीं हो कि हमें खामखा साइड लेनी होगी, और हमने साइड नहीं लिया तो फिर वो हमारा दुश्मन बन जाएगा। ठीक है आमिर, ये जो तरमीम की जा रही है नैब कवानीन में ऑर्डिनेंस के जरिए, जिस पर ऑपोजिशन बड़ी लेदे कर रही है हुकूमत की, इसका सबसे पहले तो जो मुझे बताएं कि इनका इत्तलाक जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन पर वो भी इसमें आ जाएंगे, उन पर भी लागू हो जाएंगी ये तरमीम जो नया कानून बनेगा? जी शाजिया, बिल्कुल, ये जो नया कानून आया है ऑर्डिनेंस की सूरत में, इसको जब जिस दिन से ये नाफिजुल अमल हुआ है तब से उसमें ये मौजूद है एक शेक कि तमाम वो पेंडिंग केसेस, इंक्वायरीज, हत्ता के इवन जो ट्रायल्स चल रहे हैं, ट्रायल्स अपनी जो उनसी हैं रिस्पेक्टिव अदालतें हैं या जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उधर चले जाएंगे, कस्टम्स के हैं तो कस्टम के स्पेशल कोर्ट में चले जाएंगे, टैक्सेशन के मैटर्स हैं तो एफबीआर या बैंकिंग कोर्ट्स की जो अदालतें हैं उधर चले जाएंगे, और जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज हो रही हैं तो वो भी जो रेगुलेटर्स हैं, अगर एससीसीपी का मामला है तो उधर चला जाएगा, एफबीआर का टैक्स का मामला है तो उधर चला जाएगा, और इस किस्म की चीजें, ये तमाम मौजूदा और जो आने वाले केसेस हैं उन पे नाफिजुल अमल होगा। अच्छा, तो ये बताएं कि जो इसमें अब जो नई एक वो डाली गई है शेख के सबूत देने की जो जिम्मेदारी है, अब ये मुल्जिम की बजाय प्रोसिक्यूशन पर डाल दिया। मतलब कि अगर नैब किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो नैब को ये साबित करना होगा। मतलब जितने अब केसेस चल रहे हैं, अब सारे इल्ज़ामात जो हैं वो नैब को साबित करने हैं। मतलब कि अब एवन फील्ड जब चल रहा था, अल अज़ीज़िया चल रहा था, तो मीडिया में ये बहस होती थी भाई बारे सबूत जो है वो उनको देना है, शरीफ खानदान पर है, अगर उन पर इल्ज़ाम लगे तो वो बता दें कि ये अगर एक पेन खरीदा है तो कहाँ से खरीदा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आमदनी से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम हो और इल्ज़ाम तो वो अब नैब को ही साबित करने हैं। देखिए, इसकी थोड़ी सी हम डेप्थ में अगर देखें तो शाजिया, बारे सबूत या ये ऑर्डिनेंस में चेंजेस, ये शिकों में चेंजेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बारे सबूत ये है कि अगर एक सरकारी ऑफिसर किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड है कि जो
کوئی کرپشن کی طرف جا رہی ہے تو پھر جو اس کے ایسٹس ہیں اس کو دیکھنا نیب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے, ایف بی آر کے قوانین آلریڈی موجود ہیں وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے, آپ کے جو ان سے ایف آئی اے لاز ہیں اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے. اٹس آلریڈی آن, یہ ہماری بکس میں ہیں. اب یہ صرف کتابوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے, عوام کو ایک اور طرف لگا دیے گیا کہ پتہ نہیں امینڈمنٹس آ گئی. بھائی اگر آپ سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی, یہ موجودہ سسٹم موجودہ نیب اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہا بلکہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, تو پھر خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ایف آئی اے کا ادارہ اس کو مضبوط کریں اور اس میں تمام یہ چیزیں موجود ہیں. اصل ایشو ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے اس ناسور کو ختم کیسے کرنا ہے.